हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। गोड़ लगता नहीं, ठीक बानी जान हो। नमस्कार। आइए सर, आपके मजा लेने का समय आ गया है। साइंस की दुनिया में जो मजा अभी आप ले रहे हैं उसका वक्त आ चला है। आइए हम लोग सेट नंबर, अपने वादे के हिसाब से सेट नंबर 74 तक पहुंच चुके हैं। जो आपके सामने बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है। अभी का जो क्वेश्चन होता है सर वो साधारण लोगों के दिमाग से परे होता है, इसलिए वो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग को झकझोर देंगे वैसे प्रश्न आपके सामने हैं। कहते हैं उत्प्रेरक वो पदार्थ है। अल्लाह क्या कह रहा है, चला उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक क्या कर सकता है। व्हाट इज उत्प्रेरक? एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जिसको आप कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोले तो क्या, कैटलिस्ट। अभी है क्या, चला अगर हम उत्प्रेरक की बात करें, दैट इज कैटलिस्ट की बात करें, तो कहते हैं, देखिए क्या क्या लाइन इसमें पूछता है। जो या जो नहीं, यह, इसको हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता है। धीमा, देखो पहले समझना, ज्यादा काबिल नहीं बनना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक ना। तुम कहेगा ये तो हम जानिए रहे थे ना। एक रिप्लेसमेंट लाइन क्या है, या तो ये देगा या देगा यह अभिक्रिया को नियंत्रित करता। नियंत्रित करता, देखो कहते हैं यह अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता है, या कहेंगे यह अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह अभिक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब गौर फरमाइएगा जनाब, कहते हैं उत्प्रेरक यह अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता है और यह अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। अब कहते हैं यह अभिक्रिया को अगर नियंत्रित करता है तो यह अभिक्रिया को निष्क्रिय भी कर देता है। यह अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है। यह अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है। यह अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है। देखो कहते हैं यह अभिक्रिया को तेज या धीमा। सर किसी चीज को अगर आप अपने हिसाब से तेज कर दें या धीमा कर दें, इसका यह मतलब हुआ कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, उसका हम रेगुलेटर से उसको कभी तेज कर दें कभी धीमा कर दें, इसका मतलब आई एम गोइंग टू कंट्रोल दैट फैन, आई एम गोइंग टू कंट्रोल दैट पंखा। मतलब हम जब चाहें उसकी गति को तेज कर दें, जब चाहें हम उस गति को धीमा कर दें। इसका मतलब अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता है कौन, उत्प्रेरक। यही बात है, हम तेज या धीमा कर देता है अर्थात नियंत्रित कर देता है। और नियंत्रित कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको उदासीन भी कर सकता है, उसको न्यूट्रल भी कर सकता है, उसको निष्क्रिय भी कर सकता है, क्योंकि वो नियंत्रित कर सकता है। ये तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। जल्दी से सर, ध्यान से जल्दी से लिख लीजिए, उत्प्रेरक डैश दीजिए और जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। लिख लिए? इस सर जो डेप्थ आपको हम देने जा रहे हैं सर, 3 से 4 साल लगे हैं हमको ये सर कंप्लीट करने में, हमको समझ में आने लगा तब ये बातें। और तब भी आपके सामने सर हम तो बोले 3 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे तो क्वेश्चन मेरा नहीं खत्म होगा, उतना क्वेश्चन अवेलेबल है सर साइंस में। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, जो अभिक्रिया को तीव्र करते हैं। ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं, अभिक्रिया को उत्क्रमणीय कर देते हैं। उत्क्रमणीय ये गलत है। अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, धीमा भी तो कर देता है। और अगर हम कहते हैं अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, यह सही और सटीक आंसर होगा यहां पर, क्योंकि यहां तीव्र अगर कर देता है तो धीमा भी तो करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा सर C फॉर कैट। अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है
अभिक्रिया को धीमा कर देता है, सॉरी एक मिनट यहाँ अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देता है। एक मिनट देखिए, यहाँ झोल है चला। मामला क्या है, रुक जा, इट्स माय मिस्टेक। मामला ये है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिकारकों को तीव्र करते हैं, अभिकारकों को निष्क्रिय कर देते हैं, अभिकारकों को उत्क्रमणीय कर देते हैं। तो यहां मेन आंसर होगा सर बी नंबर, और ये आपका सेकंड आंसर होगा। इसको प्रॉपरली ध्यान में रखना। निष्क्रिय कर देते हैं अर्थात नियंत्रित करके निष्क्रिय कर देंगे। मेन काम है तीव्र या धीमा करना या नियंत्रित करना, यह मेन काम है, प्रॉपरली ध्यान रखना। हम फिर से समझा देते हैं, इट्स माय मिस्टेक। यह अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता है, यह मेन काम है, या नियंत्रित कर देता है, यह मेन काम है। और जब नियंत्रित कर सकता है तो यह निष्क्रिय भी कर सकता है, तो निष्क्रिय कर सकता है, यह लास्ट ऑप्शन हो, लेकिन यह भी आंसर होगा। इसलिए सर मेन आंसर आपका यही दोनों होगा। तब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। सर अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक, देखो कहता है क्वेश्चन, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं। देखो अगर दो यौगिक आदान प्रदान करते हैं मतलब द्विविस्थापन, एक यौगिक आदान प्रदान करते हैं मतलब एक विस्थापन, दो आपस में जुड़ जाते हैं मतलब संयोजन, और कोई बिखर जाता है मतलब वियोजन। क्या क्या लाइन हमने कहा सर? हमने कहा अगर दो जुड़ जाते हैं, ये अगर जुड़ जाते हैं, दो जुड़ेंगे, ध्यान देना सर, लाइंस पे ध्यान देना। कहते हैं दो जुड़ते हैं, दो जुड़ते हैं, दो जुड़ते मतलब संयोजन, दो जुड़ते मतलब क्या, मतलब क्या, संयोजन। टूटेगा, टूटता मतलब वियोजन। एक विस्थापित होता, एक विस्थापित मतलब एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। द्विविस्थापित मतलब दो विस्थापित, दो विस्थापित मतलब द्विविस्थापन। सर मामला क्या है, सुबह में चला उठते हैं ना, ठंडी मार दिया, तब मेहनत करते हैं चला तेरे लिए, लेकिन तब भी तू हमसे ज्यादा मेहनत कर, इतना ज्यादा हो पाता। हेलो 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 हेलो, ये उल्टियों हो गया, चला जरूरी था, मामला गड़बड़ हो गया है। सुबह में जो चला उठते हैं ना, तो समझो कि 3:30 बजे तक हम उठ जाते हैं कि तुम्हारे लिए पीपीटी बना दें,
और अच्छे अच्छे कंटेंट्स खुद से टाइप करते हैं, क्योंकि उतना सुबह चला टाइपिस्ट भी नहीं आता है, और सारा मैटर अरेंज करते हैं। 3:30 बजे हर हाल में रात में हमको उठ जाना है, चाहे हम जितने बजे सोए। तो वही थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं। चला तुम मेरे कम से कम मेरा भी अपने जीवन में थोड़ा सा योगदान महसूस करना, यही गुरु जी के लिए काफी है। मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा। मैं अगर चाहता तो ये 10 दिन का जो मॉर्निंग का क्लास था उसके लिए मैं रिस्क ले लेता। रिस्क क्यों लेता? मैं कहता कि चलो बहुत अच्छा तो चल रहा है, क्या जरूरत है करने की। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, अभी मेरा परम दायित्व तो बनता है कि बच्चों के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करवा दूं। इसीलिए मैं सुबह 6:30 बजे का रिस्क लिया, और मैंने सोचा कि नहीं, हमको कुछ करना होगा, क्योंकि अगर ये जीवन मिला है तो अभी किसी के काम आ रहा हूं, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। तुमको लगता होगा कि मास्टर भाई सही फेंक रहा है, चला ये समझ लो कि मैंने जीवन में यही सीखा है कि मौत अंतिम सत्य है, वो आनी है। चाहे मैं सोने का चेन पहन लूं, चाहे मैं डायमंड की रिंग पहन लूं, खाऊंगा चावले दाल, और मौत अंतिम सत्य है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जब तक जीऊं दूसरे के लिए कुछ कर सकूं, कुछ तो जरूर करके मरूं, और खुद का एक घर कम बनाऊं और सबकी मदद करता फिरूं। तुम लोग बस यही आशीर्वाद दो इस भाई को, ये भाई जब तक जिए दूसरे की मदद करता रहे। बस यही हमको चाहिए धरती पे, और हमको सब कुछ मिल चुका है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं। बस तुम यही आशीर्वाद दे दो भाई मेरे कि मैं जब तक जीऊं कोशिश करूं कि दूसरे की मदद कर सकूं। बस एक लाइन, उसके लिए शायद मेरा जीवन जो है जितना है वो दूसरे के काम आ जाए, बाकी ना रहे जीवन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं चला कि बहुत लोग शायद मुझे रहने देंगे कि नहीं देंगे हमको नहीं पता, लेकिन जब तक मैं हूं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ रहूं। कुछ ना कुछ तो चला होगा, जो होने का होगा होगा, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हारा साथ देता रहूं जब तक जी रहा हूं। कहते हैं चला इधर आओ, अभी दादी का चला समझो कि मेरे घर पे लगभग इतना बड़ा कार्यक्रम है, श्राद्ध कर्म है दादी का, और डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सब चीज को इग्नोर कर रहा हूं कि मैं लास्ट टाइम में जाके पहुंच जाऊंगा, और अभी मैं यहां हूं। सब बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जब तुम्हारी दादी है तुम नहीं जा रहे हो तो हम क्यों जाएं। हम बोलते तुमको जो करना है करो, मैं नहीं अभी जाने वाला। जाऊंगा मैं 2-3 दिन के लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करता हूं चला कि तुम्हारे पैमाने पर खरा उतरूं। इस बैच से मुझे क्या है, मतलब 500 1000 रुपये 2000 रुपये यूट्यूब दे देगा, वही देगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए चला, कहीं पर मिलना तो जरूर गुरु जी को याद करना, यही मेरे लिए बहुत है। देखो छोड़िए, सॉरी हम आपका टाइम बर्बाद किए। दो जुड़ते हैं तो संयोजन, अगर कोई टूटता है तो वियोजन। एक विस्थापन होगा एकल विस्थापन, दो विस्थापित होगा द्विविस्थापन। अब गौर फरमाइएगा जनाब, एक कहता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का विस्थापन यानी आदान प्रदान कर यौगिक बनाते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है चला जुड़ना, और समावयवीकरण का मतलब समावयवता होता है, कुछ खास नहीं। अपघटन का मतलब होता है टूटना, जल्दी से इसको लिख लो। अपघटन का मतलब टूटना। रात में लगभग समझो कि 2.5 घंटा सिर्फ ITI ट्रेड का फिटर वाला मटेरियल पे काम किए हैं, मतलब इतना संतुष्टि मिला कि बता नहीं सकते। और कोशिश किए हैं कि बेस्ट करें, हमेशा कोशिश करते कि चुट्टा तोरा लिए कुछ बेस्ट करें, कुछ बेस्ट करें, कुछ और सोचें, कुछ और सोचें। अभी सोचो, अभी 1 से 1.5 घंटा हम लोग ये बहस किए हैं कि अगर हमारे किताब पे एक पेज में थोड़ा सा जगह छूट जाता तो उसमें ऐसा क्या दे दिया जाए कि बच्चा एक नजर अगर ओकरा देख ले तो वहां पर बच्चा टिकटिकाए और वहां एग्जाम हॉल में टिकटिका जाए। अभी हम लोग ये बहस किए हैं कि अगर मेरी ये किताब है, अगर ये किताब है तो इस पर सर कहीं पर भी अगर ये छोटा सा छूट जाता है, हमको तो प्रिंटिंग में पैसा लग ही रहा है, तो ये क्यों छूटे। यहां पर कुछ वैज्ञानिकों का, वैसे वैज्ञानिकों का नाम दे दे जो बच्चा नहीं जानता, जैसे गैलीलियो, दूरदर्शी, सब जानता, जो नहीं जानता वो यहां लिख देंगे। कम से कम एक बार बच्चा एक नजर देख लेगा तो वो ऐसा कंटेंट उसके पास चला जाएगा एक साथ, जो नहीं जानता है। तो कोशिश करेंगे सर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर सके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। तो समजातीय श्रेणी देखो ये है, जब गौर से देखिएगा सर तो ये CH4 और C2H6 के बीच CH2 का अंतर है, और ये C2H6 और C3H8 के बीच भी CH2 का अंतर है,
और C3H8 और C4H10 के बीच CH2 का अंतर है। तो ये जो अंतर तुम देख रहे हो ये CH2 का होता है समजातीय श्रृंखला में। समजातीय मतलब होमोलोगस सीरीज में हमेशा CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है मतलब कितने का अंतर होता है भाई मेरे? 12 और 2 14 का अंतर होता है। कार्बन का 12, इसका 2, 12 और 2 14 का अंतर होता है। या तो कहेगा 14 का अंतर होता है या कहेगा CH2 का अंतर होता है। दो में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा समजातीय श्रेणी में, आप ये जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, अल्कोहल में क्या होता है? सर अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 × OH। ये अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 × OH। ये सूत्र होता है। इसका मतलब यहां पर जब 2 दे दोगे तो ये हो जाएगा C2, ये 2 दे दोगे तो हो जाएगा C2, H हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 C2H5 OH। ये C2 और 2 दूनी 4 1 5 H5OH। देखो क्या क्या है इसमें, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा भयावह बनाने की जरूरत नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही 3 गो है। तो यहां नाइट्रोजन दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर? यहां देखोगे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन नहीं होगा आंसर। यहां भी देखो क्लोरीन दे दिया है, नहीं होगा आंसर। B फॉर बॉल हो जाएगा आंसर। तो बहुत ज्यादा इसमें घबराने की और हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? लड़का इसमें अनाधुन चावल मारता है क्योंकि वो जानता है कि झंगड़ा ही वाला जो दारू मिलता है गांव घर में वो चावले के सड़ने से मिलता है। लेकिन नहीं सर, ये जो अल्कोहल है सर, ये आप अगर देखिएगा अल्कोहल की अगर आप बात कीजिएगा सर, तो अल्कोहल आपको किण्वन फर्मेंटेशन से मिलता है। अल्कोहल की अगर हम बात करें किण्वन विधि द्वारा प्राप्त होता है, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन विधि द्वारा प्राप्त होता है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये फर्मेंटेशन विधि द्वारा प्राप्त होता है। फर्मेंटेशन विधि द्वारा प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? जब ग्लूकोज को खमीर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कभी कभी क्वेश्चन तुमको ये पूछता है कि किण्वन किसकी उपस्थिति में होता है, तो कहेंगे ईस्ट यानी खमीर की उपस्थिति में। कहेगा किसका होता है, तो कहेंगे ग्लूकोज का। कहेगा क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे इथाइल अल्कोहल। कहेगा कौन सी गैस, आजकल है ही पूछने लगा, पिद्दी। वही बात हो गया, गांधी जी ने गोली चलाई, गांधी जी पर गोली चलाई, नाथूराम गोडसे ने, बगल से कौन टहल रहा था। अब क्वेश्चन का लेवल वहां चला गया कि बगल से कौन टहल रहा था। लेकिन जब आप एनालाइज कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। आंसर ये पूछने लगा है किण्वन के दौरान ग्लूकोज का जब किण्वन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर सी होगा। चला, और सी नहीं होगा तो सेकंड आंसर मार देना, चावल। दिस इज द सेकंड आंसर। ई तो जरूर लिख लेना, किण्वन विधि हर हाल में क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? ये जो अपशिष्ट है, देखो पहले तो क्वेश्चन तुमको पढ़ना पड़ेगा, एकदम इसको समझना पड़ेगा और तब तो हर काम होगा। पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 6? आंसर बताइए 6 का सर। किसी का आंसर है डी, किसी का आंसर है डी, अधिकतर का आंसर है डी। डी फॉर कुत्ता, डी 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 डी। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन कुछ और है, तुम अपने हिसाब से कुछ और मारोगे तो मामला तो गड़बड़ेबे करेगा। आंसर सर गौर से देखो, अगर क्वेश्चन को देखोगे गौर से तो क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट। ये जो अवशिष्ट प्राप्त होता है पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? सर ये जो अपशिष्ट है ना, इससे जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसका उपयोग हम लोग टार बनाने में करते हैं। आंसर होगा बी फॉर बॉल। डी फॉर डॉग नहीं होगा, बी फॉर बॉल होगा। ये मोम जो है ना, इस सर पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट नहीं प्राप्त होता है, ये पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, अपशिष्ट का उत्पाद नहीं है। ये पेट्रोलियम का उत्पाद है, इसलिए ये सभी ने मार देना। टार इज द आंसर। बिटुमेन भी नहीं होगा, बिटुमेन सर पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। बिटुमेन पेट्रोलियम के कचरे का उत्पाद टार है,
इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगर कहता पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पाद कौन कौन है तब आंसर डी हो जाता, लेकिन पेट्रोलियम के कचरे का उत्पाद कहेगा तो आंसर टार हो जाएगा। टार, टार पेट्रोलियम के कचरे का उत्पाद है। यू विल गेट द आंसर बी। अगर कहता पेट्रोलियम का उत्पाद तब सब हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या है। सर गौर फरमाइएगा, कहता है ठोस ईंधन, ये जो ठोस ईंधन जब ये कह दिया तो हर दिमाग में आ जाना चाहिए कोयला, लकड़ी, कोयला, लकड़ी इत्यादि। कहते हैं ठोस ईंधन का नकारात्मक पक्ष क्या है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। कहते हैं इसमें इनसे उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। इससे जो उत्पन्न ऊष्मा होता है इसका बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। इसके दहन में राख उत्पन्न होता है। इसके दहन को नियंत्रित करना कठिन है। बाप रे, नियंत्रित, कोयला को जलाओगे नियंत्रित करना एकदम आसान है, लकड़ी को जलाओगे नियंत्रित करना एकदम आसान है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद इसके दहन से राख उत्पन्न होता है, एकदम सही। ठोस, जब ठोस ईंधन यानी लकड़ी और कोयला जलेगा तो एकदम राख उत्पन्न होगा, ये सही है। तो तुम कहोगे ये क्यों नहीं सही है, इससे उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। काहे नष्ट होगा, चला अगर ठोस ईंधन में तुम जलाते हो, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह में यूरेनियम जलाते हैं सर, वो ठोस रूप में पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जलाते हैं, ठोस रूप में पाया जाता है, एकदम नष्ट नहीं होता। भयानक तरीके से हम लोग कंट्रोल रॉड के द्वारा यूज कर लेते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के द्वारा यूज कर लेते हैं, ग्रेफाइट के द्वारा यूज कर लेते हैं। इसलिए आंसर होगा इसके दहन के फलस्वरूप राख बनता है। यह सही आंसर होगा बिफोर बॉल। ठीक है, ये वो प्रश्न है चला जो जल्दी मिलते नहीं हैं, बड़े खोज खोज कर लाए जाते हैं और एकदम प्रीवियस ईयर में उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर मेरे किताब में तुमको मिल जाएगा ये प्रश्न। किताब तुम लोगे तो किताब में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ईंधन के एक इकाई, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, एक होता है ऊष्मीय मान, ये पढ़ लो ये टॉपिक और जान लो इसको। ऊष्मीय मान ये कहता है एकांक द्रव्यमान, एकदम आराम से चला। एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान, या इसी को इंग्लिश में लिखता है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। देखो एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा जो प्राप्त होता है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और सर कैलोरीफिक वैल्यू अगर ऊष्मीय मान की बात करो तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का, ये भी लिखिए लो। सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का, एकदम पूछता है चला, हाइड्रोजन का होता। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का। कहता है ऊष्मीय मान, एकांक द्रव्यमान या कैलोरीफिक वैल्यू, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू, इंग्लिश में कभी यही लिख देता है। और सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि सबसे अधिक ऊष्मा इसी से निकलती है। हो गया। व्हाट इज द आंसर। अब आइए सर यहां बताइए आंसर क्या होगा। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। सर एकदम आराम से ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं, ईंधन का वाष्पीकरण, वाष्पशीलता क्षमता, ईंधन का प्रज्वलन ताप, ईंधन की ऊष्मीय क्षमता नहीं, ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। डिफिनेशन है ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से भी तुमको सर क्वेश्चन एकदम मिलेगा, ये एकदम ध्यान रखना कि सर देखो हम बार बार बोलते हैं, कल एक क्वेश्चन हम तुरा बताए थे, याद होगा, जकर अंत मौ से होगा वो मेटल है, जकर अंत मौ से नहीं होगा वो नॉन मेटल है। कुछ अपवाद है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सोना, चांदी।
ये धातु है। देखो जकर अंत मो से होगा वो मेटल है, हम बताए थे तुमको। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ और हैं, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, सोना है, चांदी है। जकर अंत मो से होगा वो क्या है? मेटल है। जकर अंत मो से होगा वो क्या है? चला मेटल है। इसके अलावे ये है, बाद बाकी सब नॉन मेटल या मेटलॉइड्स हैं। और ये तुम जान लो कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, ये हम बार बार बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे, क्योंकि खूब पूछता है और बच्चा गड़बड़ा जाता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं। कुछ कुछ अपवाद हैं जो उभयधर्मी होता है एकदम। एक सर कितना 30 को क्वेश्चन पूछा था खाली इस टॉपिक से सर एएलपी में। उभयधर्मी का लिस्ट है चला Al2O3, Al2O3, ZnO, PbO2, ये उभयधर्मी है। तो तुमको ध्यान, अब क्वेश्चन बनेगा कैसे ओकर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा हमसे। तो कहते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो पहले ये दोनों में क्लियर कर लो, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड तब हो जाएंगे क्षारीय। उभयधर्मी में ये 3 हो गया, Al2O3, ZnO, PbO2, Al2O3, ZnO, PbO2, Al2O3, ZnO, PbO2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तब बतियाते हैं क्वेश्चन से कि मामला ये क्या कह रहा है। आज ये सर H2O भी कह सकते हैं। कहता है, ध्यान दीजिएगा कि Na2O के ऑक्साइड यानी सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम यानी मो लगल है। अब मो लगल है मतलब धातु है, अब धातु है तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। तो क्षारीय मार दो, आंसर खत्म। नो का आंसर ए फॉर एप्पल। अब तुम अगर लिस्ट याद करना चाहता तब तो बहुते लिस्ट याद करना होगा। क्षारीय ऑक्साइड Na2O, CaO, Fe2O3, हम हमेशा ही क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि धुआं छोड़ा के ही पूछता है। उभयधर्मी में ये तीनों Al2O3, ZnO, H2O, PbO2 है। एसिडिक में हो गया CO2, SO2, P4O10, यहां न्यूट्रल में हो गया CONO। इन क्वेश्चन तो रैकरे से बन जाएगा। ये सोडियम है, मो लगल है, मेटल है यानी धातु है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, आंसर। ये तो जरूर याद रखना चला उभयधर्मी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं चला। इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? सर देखिए, अपघटन होगा यानी टूटेगा। एकदम इस क्वेश्चन से डरना नहीं है क्योंकि गुरुजी का कॉन्सेप्ट तेरे साथ है। ये H+ और HSO4- में टूट जाता है सर, ये रासायनिक अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, देखो टूट गया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है सर C+O2 बराबर CO2, देखो ऑक्सीकरण हो गया, ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है सर टूटना, जैसे H2O जो है ये टूट जाएगा H+ OH- में, यह हाइड्रोलाइसिस हो गया। गुरुत्वाकर्षण सर कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो C फॉर कैट इज द आंसर। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। ठीक है, और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार करते हैं। और सुबह में 28, 29, 30 हजार तक लाइव आते हैं और अभी भी 10 हजार आते हैं। और मेरी इज्जत को, मेरा प्रतिष्ठा इतना बढ़ गया चला कि सब मुझसे पूछते हैं बता तेरी रजा क्या है। बड़ा मजा आता है चला, पता नहीं कहता है बड़ी, कहते हैं बड़ी तेरी आवाज में बड़ी जान है छोरे, वही वाला बात हो गया चला। लोग कहते हैं तेरी आवाज में बड़ा दम है, पता नहीं क्या है। हम तो जानते हैं कि कंटेंट में दम होना चाहिए। मास्टरवा तो एकदम चलेगा, कुछ कुछ मतलब जो मास्टरवा काम नहीं कर रहा है वही मास्टर ने चल रहा है, नहीं तो चला। अगर कंटेंट में दम होगा, लड़का को तो अभी रसगुल्ला लगता है, बच्चे के लिए पढ़ाई रसगुल्ला होता है और ढप ढप ले लेता है। पढ़ाई से ज्यादा मजा देख रहा है कैसे कमेंट दे रहा है, मतलब एकदम एक्टिव है, मांग धाए 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 दे रहा, मतलब आऊं 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 खा रहा है। मतलब बता नहीं सकते, वही बात है ना, बता छोरे तेरी रजा क्या है। लोग हमसे आकर ये पूछते हैं, कहते हैं बता तू क्या लेगा, जे मांग लेगा वो तुरा दे देंगे। मतलब समझ ही रहा होगा तुम, मैं तोरा की समझाना। लेकिन बस ये सब, ये हमार कोई कर्म नहीं, सब तुम्हारा आशीर्वाद है जो हमको मिल रहा है। हम तो अब मर भी जाए, हमारा गर्दन उतार लो, हमारा फर्क अब नहीं पड़ता है। एकदम मैंने गर्दन उतार लेगा, कहेंगे 10,000 लाइव था सुबह में, 30,000 लाइव था, 30,000 सुबह में, 10,000 शाम में, काटो। एकदम खून निकलेगा तो एक एक बूंद तो एहसानमंद हो गया। एक बहुत पुराने मॉडल
का पेंडुलम घड़ी की पद्धति, अगर पेंडुलम घड़ी की बात करोगे, ये पुराना मॉडल के पेंडुलम घड़ी है, एकरा में चला ये मैकेनिकल का मतलब होता है ये जो अरेंजमेंट है गियर वगैरह, इसी को मैकेनिकल कहते हैं। तो कहते हैं ये मैकेनिकल होता है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, विद्युत इलेक्ट्रिकल जो होगा, नया मॉडल का जितना भी घड़ी है चला जो ऑटोमेटिक है वही इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेटिक। पुराना कभी कभी पुराने मॉडल की घड़ी को लिख देता है दादाजी वाली घड़ी। ये देखो ये क्वेश्चन मिलेगा, दादा वाली घड़ी, पुराने मॉडल की जो घड़ी होती है दादा वाली घड़ी, और उसमें दे देगा दादा वाली घड़ी में कौन सी घटना होती है, कहेंगे पेंडुलम की घटना होती है। अगर दादा वाली घड़ी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कहेंगे मैकेनिकल सिद्धांत पर, क्योंकि इसमें सर गियर बॉक्स लगे हुए होते हैं। यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, सर एकदम किसी की निर्भरता वाला क्वेश्चन देना तो तुम क्या करना, गुरुजी का जो है खाली फॉर्मूला वाला जो लिस्ट दिया हुआ है बुक्स में, मैंने सारे फॉर्मूले को बुक में सर एक जगह सजा दिया है। अगर आप पढ़ पाते हैं सर तो आपको फॉर्मूले का सारा लिस्ट मेरे किताब में मिल जाएगा, वहां पर आप सारे फॉर्मूले को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप ये देखिए, आप मेरे किताब में नहीं सर किसी के भी किताब में आप पढ़ सकते हैं। जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही ना है, मान लो ये फॉर्मूला है। इसका मतलब F जो है वो किस पर निर्भर करता है, G पर निर्भर करता है, m1 पर m2 पर आर स्क्वायर पर, G पर m1 m2 आर स्क्वायर, G m1 m2 आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर छोटी जी बराबर होता है gm बटा आर स्क्वायर, इसका मतलब ये छोटी जी जो है ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, एगो जी पर, एगो m पर, एगो आर पर। जैसे अगर कहते हैं पापा बराबर बेटा और बेटी, बेटा और बेटी, इसका मतलब पापा जो है ना बेटा और बेटी पर निर्भर करता है, और बेटी जो है पापा और पर निर्भर करता है, बेटा भी पापा पर निर्भर करता है। एक दूसरे की निर्भरता यही दर्शाता है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। जैसे कहते हैं मैं और पापा एकदम बराबर है, इसका मतलब मैं पापा पे निर्भर करता हूं, पापा मेरे पे निर्भर करता है। तो कहते हैं ये बराबर है ये, कि इसका मतलब ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है। छोटकी जी बराबर फॉर्मूला पढ़े होगा जीएम बटा आर स्क्वायर। यहां गौर फरमाइएगा, किसी की भी निर्भरता ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी की भी निर्भरता जो है वो उसके सूत्र से हम पता लगा सकते हैं। किसी की भी निर्भरता हो तो वो उसके सूत्र से पता लगा सकते हैं। बोलो कैसे? तो देखो ऐसे, कहते हैं ये जी है तो इसका फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा, क्योंकि अब तू चला पढ़ के पूरा मैच्योर हो गया है। जीएम बटा आर स्क्वायर, यहां बड़की जी गुरुत्वीय त्वरण है, एम ग्रह का द्रव्यमान, पूरा ध्यान रखना। बड़की जी तो सब जानता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम जो है वो ग्रह का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, प्रॉपरली ध्यान रखना, ग्रह का द्रव्यमान है। और आर जो है वो भी ग्रह के त्रिज्या है, आर जो है ये ग्रह की त्रिज्या है। अब कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर करता है, तो देखो पृथ्वी के द्रव्यमान पर, एकदम सही बात है, निर्भर करता है। निर्भर नहीं करता है, बाप रे बाप, बढ़िया से नहीं करता है। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर देखो, तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर कहीं है रे, वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, एम ग्रह का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ग्रह की त्रिज्या है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, आंसर हो जाएगा चला बी फॉर बॉल। खाली किसी की भी निर्भरता अगर ध्यान में रखनी हो ना, निर्भरता अगर ध्यान में रखनी हो तो अगर फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला में जो जो कहेगा उस चीज पर निर्भर करता है, फॉर्मूला में जो नहीं है उस पर निर्भर नहीं करता है। आ जाइए सर अगले प्रश्न की ओर। यही है चला, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। कहते हैं मुझको हवा हवा, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? देखो चला, कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी। कहते हैं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। तो चला, जब ये ग्रह नक्षत्र आ गया मतलब गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है ये है। एक ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, कोई भी ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, देखो ये तारों के आपस में जोड़े रखना, तो सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ा रहता है।
चांद का उसकी कक्षा में स्थिर रहना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सर एक और लग रहा है ब्लैक होल वाला। ब्लैक होल में घूर्णन में सहायक जो होता है, जब ये घूर्णन में सहायक होगा वो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। जब ये घूर्णन की बात करेगा इसका मतलब वो अभिकेंद्र बल के कारण होगा, न कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहां तक ग्रहों के वायुमंडल को उससे अलग होने से रोकना, मतलब बांधे हुए। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, ये कभी विकर्षण का बल नहीं होता। ये एकमात्र बल है जिसमें विकर्षण नहीं होता। नाम है गुरुत्व का आकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये केवल आकर्षण होगा, ये केवल पकड़ के रख। हम अगर तुम्हारे प्रति आकर्षित है मतलब तुमको हम पकड़े हुए हैं। अगर हम तुम्हारे प्रति विकर्षित हो जाएंगे तुम हमसे अलग हो जाएगा। तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी केवल आकर्षण का बल है ये। कहते हैं जितना भी घूर्णन गति है सब जगह भी केंद्र बल लगता है, एक लाइन के बाद। उसके बाद यहां जब आते हैं तो कहते हैं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। अलग होने से रोकना इसका मतलब बांधे हुए, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। फिर जब यहां आएंगे कहते हैं तारों को आपस में जोड़े रखना, मतलब बांधे हुए है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है। फिर कहता है चांद को उसकी कक्षा में अस्थिर होना, मतलब अस्थिर रखे हुए, मतलब बांधे हुए, मतलब गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब एक एक बच गया। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तो गलत है। घूर्णन में सहायक तो अभिकेंद्र बल होता है। वहां से आता है, देख लो। सब तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जाने मन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि कौन है? ये रेखीय गति और घूर्णन गति में जो संगत राशि है, सर ध्यान देना, यहां पोजीशन होता है रेखीय गति में। देखो ये रेखीय गति के पार्ट है रूख। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा, तनी दिख रहा होगा, तनी मैनेज कर लेना। यह है रेखीय गति। और घूर्णन गति में क्या मामला है? अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो यहां होगा एंगुलर पोजीशन। ये नहीं पूछता है, इसलिए एक नहीं पढ़ना है। गुरु जी की वाणी जो है ना, जो कह रहे हैं ध्यान दो। जो नहीं पूछता है मतलब आज तक नहीं पूछा, अजूबा होगा कि तोरा सेट में रहेगा। ये हो सकता है, इस पर हम इनकार नहीं करते ना। तू कल ले गरियाएगा, देखा जो नहीं कहा वही पूछ दिया। हमने जाना आनी मोनी, हमने जानी क्या कि बोर्ड के कोई माई बाप ने क्वेश्चन का लेवल कुछ सेट कर सकता है। फिर कहते हैं चला वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये भी नहीं पूछता है। गुरु जी के अपन अनुभव न है। एक कहते हैं एक्सेलरेशन, एक कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इहो नहीं पूछता है। एक कहते हैं मोशन इक्वेशन, एक कहते हैं मोशन इक्वेशन, नहीं पूछता है। एक नहीं पूछता है, एक नहीं पूछता है, एक नहीं पूछता है किताबों में, पूछता नहीं है। कहते ना होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। मतलब ये हुआ चला कि पूछता नहीं है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम रेखीय गति में मास द्रव्यमान का है, लीनियर इनर्शिया का, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो काम है चला, एकदम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम पूछता है, कहीं कोई झोल नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पूछता। हाँ बाप रे बाप, यही तो पूछता है। ई नहीं पूछता है। या बराबर में पूछियो दिया थी, तू जानवे करता है। टाउ बराबर आई अल्फा ही पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आओगे मोमेंटम, यहां एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछता, लेकिन ये रिलेशन पूछता है दोनों। P बराबर एम इंटू भी होता है लीनियर में, यहां होता है एल बराबर आई ओमेगा। फिर यहां वर्क एफ डी टाउ डी नहीं पूछता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पूछ देता है। अब पावर का बी टाउ बी नहीं पूछता है। तुम कहेगा एक बात बोले मास्टर, ये जो तुम गो कर दिया है हमारा नहीं बुझाया। गुरुदेव तोहर मदद कर देंगे। एगो नया टेबल जो तोहर हम लिखाने जा रहे हैं लिख लेगा और तोहर काम हो जाएगा। देख लो एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। तोरा जो पूछेगा वो पूछेगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यही दो गो रिलेशन पूछता है। एकरा घोड़ जाओ, पी जाओ, चूस जाओ, चाट जाओ, जे दिल करता है वो कर लो। टाउ बोले तो बल आघूर्ण, टॉर्क इंग्लिश वाले भाई साहब, बल आघूर्ण दैट इज टॉर्क। आई बराबर जड़त्व आघूर्ण दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे पास सर अगर पढ़ने आना है तो दिमाग को एकदम अस्थिर रखना, हुलुक बुलुक करके नहीं पढ़ना है, एकदम अस्थिर कंसंट्रेट रहना। तनी यही चैनल हुलक लिए, तनी वो चैनल हुलक लिए, जब बोरा में हुलकते रह जाएगा। अल्फा कोणीय त्वरण है,
और ओमेगा कोणीय वेग है। रिलेशन पे सर एकदम एकदम ध्यान दे देना है, कोई उपाय नहीं है। ये दोनों रिलेशन पूछता है। अगर और तू कनी मेहनत करना चाहता है, भी बराबर ओमेगा आर, खाली आर लिख लो, त्रिज्या है। भी रेखीय वेग है, ओमेगा के बारे में तो कहिए दिए, कोणीय वेग है। जल्दी से लिख लो रेखीय वेग। एक और लिख लो, रेखीय में अगर हम बात करें, रूप पहले ही लिखो तब बतियाते हैं तरह से हम हिंदी में। ये तीन गो रिलेशन एकदम रेखीय और कोणीय में एकदम ध्यान रखना है। जल्दी लिख। हो गया। तेरी मुहाम क्या लिखा है सर? आपके क्लास में हम रेगुलर इसलिए आते हैं कि आप प्योर हिंदी में पढ़ाते हैं, आप विद्यार्थियों का दर्द समझते हैं, बाकी सब चैनल वाला अंग्रेज के नाना है। अरे दानव रे दानव, सब चैनल वाला अंग्रेज के नाना है। देखो एकदम इंग्लिश हमरो आता है, लेकिन चला हमरा पता है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा ऑलरेडी इंजीनियरिंग है तो हम इंग्लिश में सब पढ़े, तो तोरा लिए गुरु जी सब सीख ले। हमरा ऐसा ई मत समझना कि साफ मतलब देहतिया मास्टर है, नहीं चला। हमरा सब आता है। टाउ बल आघूर्ण टॉर्क होता है, आई जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा कोणीय त्वरण एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा कोणीय वेग, एंगुलर एक्सलेरेशन, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया रेडियस, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। तनी कौमे है, बेसी नहीं है। हम इंग्लिश बोल भी लेती है, ये मत समझना। देखो, if you are going to take a relation between linear motion and angular motion, then what is the relation and what is the expectation? That is mass यहाँ कहती है mass, मतलब इंग्लिश में mass, और and here is moment of inertia, ये this are asking। बुझेंगे नहीं बुझेंगे? अरे दानव कहते हैं अगर इफ मास, छोड़ो इंग्लिश गड़बड़ा रहा है, चला बहुत दिन से प्रैक्टिस में छूट गया है। यहां मास होगा, अगर द्रव्यमान होगा, यहां जड़त्व होगा। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। यहां मास होगा और यहां जड़त्व होगा। जो काम यहां द्रव्यमान का, वही काम यहां जड़त्व का है, पूछता है। हो गया? माई इंग्लिश इज टू गुड and now I am going to भूलिंग, मतलब अब याद नहीं है, मामला गड़बड़ न हो गई। बहुत दिन से हिंदी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो गई। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि क्या है? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व के समान। तो जड़त्व के समान यानी इनर्शिया के समान, इनर्शिया के समान तो इनर्शिया के समान तो चला इनर्शिया होगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? वेग तो कभी होगा नहीं, और त्वरण भी कभी नहीं होगा, कोणीय संवेग भी नहीं होगा, तो जड़त्व होगा। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ये हम रट लिए, समझा? ये इंग्लिश वाला लाइन है, पूरा रट्टा मारा। यू विल गेट द आंसर, ठीक है? हो गया। अगला में चलते हैं, चला अगला कहते हैं 800 किलोग्राम, m इज इक्वल टू 800 kg कि एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ने में किया गया कार्य, इफ v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड and v1 is equal to 5 meter per second and v2 is equal to 10 meter per second, then कह रहा है v1 से v2 होने में, then the question is will be asked is what is the work done for changing the velocity from 5 meter per second to 10 meter per second. That is the English. कहते हैं कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो 5 से 10 में, तो पहले सर काइनेटिक कार्य अगर तुमको निकालना है तो वेग है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर दो, अब माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दो। जैसे कहेगा तोरा 5% से 10% होने में कार्य कितना बदलाव हुआ, तो कहेंगे 10 - 5। कहेगा 100% से 200% होने में कितना पैसा का बदलाव हुआ, तो कहेंगे 200 - 100। तो वैसे ही कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होने में कितना कार्य हुआ, तो कहेंगे 10 - 5। अब कर दो इसका हाफ m कॉमन ले लो क्योंकि द्रव्यमान दोनों में सेम है, v2 स्क्वायर - v1 स्क्वायर कर दो आंसर।
हाफ एम कॉमन ले लिए, हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो बताओ कितना होगा, हाफ इंटू एम, एम हो गया चला 800 इंटू V1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आंसर बता कितने, आंसर हो जाएगा 3 नंबर 20,000 जूल आ जाएगा, जिसको हम 20 किलो जूल लिख सकते हैं। जल्दी से लिख, 30 किलो जूल आ रहे दानवों, 30 आ रहा है कि रे, देखो बढ़िया से आंसर काट खोट के देखो, हाँ 30 आएगा तब, ये तुम लोग लाएंगे वही हम काट खोट दें का रे, ये 2 से कट गलो 400, आई 10 दिन 100, 25 25, ये हो गलो 75, अब 75 चौका है, देखो कितना आता है, आ रहा है, आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा देखो, तीनों नियम एकदम ध्यान से देख लो। चला, न्यूटन के गति का 3 नियम था, गति का 3 नियम, न्यूटन चचा का फर्स्ट लॉ सर परिभाषा देता है बल का, परिभाषा बल का। सेकेंड लॉ, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ परिभाषा देता है बल का, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सूत्र देता है बल का, सूत्र देता बल का, एकदम ही तीनों नियम का ध्यान में रखना। और अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो ये थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो ये बल की प्रकृति को बताता, बल की प्रकृति को बताता, एकदम ध्यान में रखना। इस तीनों बात को कहते हैं, एकदम टू द पॉइंट चला पढ़ना चाहिए हमेशा। हम तो अभी समझो कि हम जो भी किताब पे कोशिश करते हैं काम करने का, कि अगर वैसा थ्योरी रहे कि सब का सब क्वेश्चन बन जाए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी होना चाहिए, ये नहीं कि थ्योरी लिख दिया और हिसाब से क्वेश्चन बना रहे। हम अभी जितना ट्रेड का भी जितना काम कर रहे हैं चला, उसमें क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी दे रहे हैं ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। कहते हैं गति का नियम, फर्स्ट लॉ परिभाषा देता है बल का, सेकंड लॉ सूत्र देता है बल का F बराबर m में, और थर्ड लॉ बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तो शादी कर लीजिए, शादी कर लेंगे 6:30 बजे उठेंगे कैसे रे तोरा लिए, गड़बड़ ना हो जाएगा, तब उठल जाएगा। फर्स्ट लॉ परिभाषा देता है बल का, सेकंड सूत्र देते हैं बल का, और थर्ड लॉ बल की प्रकृति। हमारा पूरा जवानी चला तोरे में गुजर रहा है, झगड़ा छोड़ो, सब बात नहीं, फिर काट खोट के लगान देता है। देखिए एसके झा ने अपनी ब्याह के बारे में क्या कहा, बल की परिभाषा को किसके आधार पर, जैसे कह दिया परिभाषा, इसका मतलब न्यूटन की गति का पहला नियम की दूसरा नियम, तो आंसर हो जाएगा सर बी फॉर बॉल। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। और जैसे कहेगा सूत्र तो कह देंगे दूसरा नियम, कहेगा प्रकृति तो तीसरा नियम। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो सर सभी वस्तुओं पर लगता है। अगला 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, चलो दे देते हैं एम का मान दे देते हैं 15 केजी, वेरी गुड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, ए का मान दे दिया है चला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। तो ये तो चला हम एकदम सिंपल समझते हैं कि F बराबर एम ए, तुम कहेगा हम लिख देंगे F बराबर एम ए होता है, एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 15 गुना 5 इज इक्वल टू 75 न्यूटन इज द आंसर। लेकिन यहां समस्या क्या तुम्हारे सामने क्रिएट होगा जब तुम क्वेश्चन बनाने जाओगे, क्वेश्चन में खाली गेम क्या कर दिया है, एगो 75 न्यूटन प्लस में भी दे दिया, एगो 75 न्यूटन माइनस में भी दे दिया। यहां तुम कहेगा अरे मास्टर ई कैसे होगा, अरे कुछ नहीं होता, बल कभी निगेटिव में नहीं होता है, बल हमेशा पॉजिटिव में, या तो लगेगा नहीं तो जीरो होगा, या तो लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा, जीरो होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। तो सर इसीलिए हम तोरा दिए कि भूल चूक से भी नहीं मार देना, चला के गड़बड़ी हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गुरुजी ने इस क्वेश्चन को खोज के निकाला। तोरा की लगता है इसे टिकटिका देते हैं, तोरा पढ़ा देते हैं, सब सेटिंग करते हैं पहले क्वेश्चन कि कहां से बच्चों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि हमारा इज्जत तू प्यार दिया है कंटिन्यू तबे न रखेगा, नहीं भाग जाएगा तुम। हम नहीं चाहते कि तुम भागो, चाहते कि तुम्हारा प्यार ले हम। आंसर की हो जाएगा चला 75 न्यूटन, यू विल गेट द आंसर। बॉल कभी निगेटिव नहीं होता है, खाली के निगेटिव होता है, जानता है, कार्य निगेटिव होता है और घर विस्थापन निगेटिव होता है। लिख लो, कार्य और विस्थापन निगेटिव होता है, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होता है, और ऐसे अगर फेंका, ऐसे अगर मान लो किसी चीज को फेंका और ये नीचे की ओर चला गया तो ये निगेटिव होगा। विस्थापन अगर पढ़ा होगा, ऐसे किसी वस्तु को फेंके, ये वस्तु यहां नहीं आके नीचे की ओर चली गई तो ये निगेटिव कार्य होगा।
कहता है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? सर अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद बता क्या होगा? आंसर हो जाएगा चला लैक्टिक एसिड। कहता है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। देखो सामान्यतः जानवर में ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन के कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा एटीपी ऊर्जा यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब यह हुआ कभी कभी सर हमेशा ऑक्सीजन होता है जानवरों में, कभी कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो सरिया के ऑक्सीजन नहीं ले पाने के कारण उसका जो ग्लूकोज है वो टूट कर लैक्टिक एसिड बना देता है और बहुत सारी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? लैक्टिक एसिड। अनऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा है चला, इसलिए एकदम प्रॉपर्ली इस पर ध्यान देना। इनमें से एक नर देखने से ही क्वेश्चन बन जाएगा, नर के प्रजनन अवयव नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा नर में होता है रे, नर में गर्भाशय कहने से आ गया? आंसर हो गया बी फॉर बॉल। अंडकोश तो होवे करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी होता है। अब वृषण मतलब समझ रहा होगा, वृषण समझ रहा है होता है, टेस्टिस चक्रा तू कहता है। आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव बता, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पुराना जीव चला नीलहरित सवाल है, इससे पुराना जीव अवेलेबल नहीं है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए फॉर एप्पल। एक बार शॉर्ट रिवीजन जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए सारी बातें। कहते हैं पुरुष में का नर प्रजनन गर्भाशय एकदम नहीं होता पुरुष में। श्वसन अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड हो जाएगा। 15 kg इसमें ध्यान रखना, बल कभी निगेटिव नहीं होता, बल हमेशा पॉजिटिव होता है। बस एक एक थोड़ा थोड़ा बल की परिभाषा जब भी कहेंगे, बल का परिभाषा पहला नियम से, बल का सूत्र दूसरा नियम से, बल की प्रकृति तीसरा नियम से। नेक्स्ट ये तो सर तुम्हारा एकदम प्रारंभिक और अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दोगे, हाफ एमबीएस करते निकल जाएगा। जड़त्व से होगा, लेकिन खाली ध्यान ये रखना कि बल जो होगा ना वो टॉर्क से दर्शाया जाता है। ये भी पूछता है, बल टॉर्क से दर्शाया जाता है। एफ जो है बल रेखीय गति में बल होता है, कोणीय गति में टॉर्क होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? जितना घूमने वाला है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जितना आकर्षण है एक दूसरे को बांधे हुए रखता है वो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन घूमने वाला जो भी है वो अभिकेंद्र बल है, इसलिए यहां ये आंसर हो जाएगा। जी बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला, इस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से देख लो, छप जाएगा दिमाग में। दादाजी की घड़ी क्या है? बहुत पुरानी घड़ी, मैकेनिकल होता है। अगला 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 कहता है इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन का मतलब होता है आयनों का टूटना, रासायनिक है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन में टूटना, लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये सर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। अगला कहता है Na2O क्या है? तो सोडियम है, सोडियम है मतलब धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला कहते हैं ईंधन की इकाई द्रव्यमान के पूर्ण धन, इसको हम ईंधन का उष्मीयमान कहते हैं, सबसे अधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष यह है सर, इसके दहन के फलस्वरूप राख बनता है। पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात अवशिष्ट से कहेगा टार, और यह सब पेट्रोलियम का उत्पाद अगर कहता तो सब हो जाता। निम्नलिखित में से एथेनॉल, एथेनॉल जब भी बनेगा गन्ना से बनेगा सर, ये चावल इसका सेकंड ऑप्शन होगा। और ग्लूकोज जब खमीर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तब इथेनॉल देता है, यही किण्वन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में, किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। अगला, एल्कोहल में क्या होता है? तो सर फॉर्मूले होता है C2H5OH कर दीजिए, यानी C होता है, H होता है, O होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो एल्केन श्रेणी कहो, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और कौन सा श्रेणी होता है? तो कहेंगे एल्केन श्रेणी होता है, एल्केन श्रेणी होता है, एल्केन श्रेणी होता है, एल्केन श्रेणी होता है। अगला 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 कहता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आदान प्रदान कहेंगे? द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। अगला 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 उत्प्रेरक क्या है सर? उत्प्रेरक अभिक्रिया को तीव्र या धीमा कर देते हैं, या नियंत्रित करते हैं, या निष्क्रिय भी करते हैं, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी बुक कितने में मिलती है? चलो ये तो धंधा की बात बोल दिया तुम।
ये किताब सर 230 रुपए में मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है। और जो आपकी प्रैक्टिस सेट अभी आई है, वो प्रैक्टिस सेट आप एक बार सर अपने यार दोस्तों से जरूर पूछें कि कैसा लगा उनको बना के, और अनुभव करें कि कैसा, उनसे पूछें तभी सर खरीदें, बिना पूछे ना खरीदें, नहीं तो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। 90 रुपया में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, 350 पेज की किताब है। सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। कल सर अगर होगा तो बुक का लिंक भी हम सर आपको दे देंगे, वहां से आप दोनों बुक्स को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कोई टाइम बर्बादी नहीं, झूठ मूठ का फोकसबाजी नहीं, चुपचाप बैठ के पढ़, ओनली रिवीजन। भोले मिलते हैं 6:30 बजे, आना ना भूलना, मेले दित कतन में। तैंत्यू बेली मत।